नमस्कार मित्रों, मैं इस वक्त जंगल में हूँ और मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखा रहा हूँ जो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अभी बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु हम सभी को ज्ञात है, जितने भारतीय हैं उनको बसंत ऋतु के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है। इसका कारण ये है कि बसंत ऋतु में ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना पानी होता है। ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं और टेशु के फूल होते हैं, सुंदर टेशु के फूल चारों तरफ, और नव वर्ष का आगमन निकट होता है। इसके साथ जो कृषक हैं, जो प्रकृतिविद हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना इस समय घटती है। आप देख पा रहे हैं नीचे, अगर हम इस भूमि को, ज़मीन को बड़े गौर से देखें तो देखिए पूरी भूमि जो है वो आच्छादित हो चुकी है सूखे पत्तों से। बसंत ऋतु में तेज़ हवाएं चलती हैं। एक ही साथ बहुत सारी घटना इस समय पे प्रकृति में घटित होती है। एक और सूरज अपना ताप बढ़ाता है। सूरज के ताप बढ़ जाने से पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और तत्पश्चात वो धीरे धीरे सूखकर, साथ ही यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं और इस तरीके से पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। अतः पेड़ अपने पूरे पत्ते इस समय पे झड़ा देते हैं। इसका कारण क्या है? प्राय ये पतझड़ वनों में आपको देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इस समय पे, जिसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में डॉर्मेंसी, और हिंदी में सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में पौधे चले जाते हैं। ये पौधे इसलिए चले जाते हैं, इसलिए अपने पत्ते झड़ा देते हैं ताकि ये डिहाइड्रेशन ना हो इनको। ये अगर नहीं झड़ाएंगे ये पत्ते तो फिर सूरज की वजह से इसके पूरे पानी जो हैं वो सोख लिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी और बहुत ज़्यादा अधिक ठंडी में ये डॉर्मेंसी देखने को मिलती है। दोनों ही जगह पे, जहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है या बर्फबारी होती है और जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ ये पेड़ अपने पत्ते झड़ाते दिखेंगे आपको। क्यों झड़ाते हैं? क्योंकि इनको बचना है। आप और मैं तो अपने घर के अंदर कूलर में और ठंड में चले जाएंगे, परंतु ये क्या करेंगे? ये तो चल नहीं सकते, ये अचर हैं। इनको अपने आप को सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करना है तो ये अपने पत्ते झड़ा के वो काम करते हैं। तो पहला तो ये डिहाइड्रेशन से बचते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ, ध्यान दीजिए, अगर ये बड़ा सा पेड़ ऊपर दिख रहा है, जितना ऊपर इसकी चौड़ाई दिखेगी, जितनी इसकी कैनोपी होगी, जितना उसका ऊपर फैलाव होगा उतना ही नीचे फैलाव होगा। नीचे दूर दूर तक इसके जड़ जाएंगे यहाँ से। ये अगर ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पेड़, तो यहाँ से चारों दिशाओं में, यहाँ से इधर मेरी ओर, मेरे विपरीत ओर, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 8 दिशाओं में इसके जड़ गए होंगे। अब ये क्या करेगा? ये क्या कर रहा है? देखिए,
ये चारों तरफ अपने जड़ों को ढक दिया, इसने ढक दिया, पूरी तरह से आच्छादित कर दिया। अब पूरी तरह से आच्छादित हो जाने की वजह से जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जो पिछले वर्ष जितना पानी भूमिगत हुआ था वर्षा ऋतु में, वो पानी कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी एक्शन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना है जिसे हम केशाकर्षण की शक्ति कहते हैं। केशाकर्षण की शक्ति क्या होती है? जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो भूमिगत जल जो है वाष्प बन के छोटे छोटे छिद्रों से, वही छिद्र जो इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतुओं ने, छोटे छोटे जीव जंतुओं ने बनाया होगा। कई केचुए होंगे यहाँ पे, कई कीड़े मकोड़े होंगे, दीमक होगा, ठीक है, सभी ने बड़े छोटे छिद्र बनाए होंगे। अब वो केशाकर्षण की शक्ति से, कैपिलरी एक्शन से वो वाष्प बन के वो पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा। तब ये क्या करते हैं, उस पानी को ना उड़ने देने के लिए, उस पानी को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, इस पूरे धरती को आच्छादित कर देते हैं ये वन, ये पेड़। और इस तरीके से वो नमी जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जड़ों द्वारा उठा लिया जाता है, और फिर से ये पेड़ पौधे जो हैं नए पत्तों को उत्पन्न करेंगे। इन पेड़ पौधों में नए पत्ते आएंगे और वो वाष्प जो है, जो जड़ों द्वारा उठाया जाता है, वो वाष्प नीचे से जब वाष्पीकृत होके आते हैं तो अपने साथ धरती से अनेकों अनेक तत्व अपने साथ घोलकर लाते हैं, और इस तरीके से ये पेड़ों द्वारा सभी तत्व उठा लिए जाते हैं। तो मैं जब जंगल के नज़दीक नहीं था, जंगल के करीब नहीं था, तो मैं सोचता था कि वर्षा होती है तो नए पर्ण आते हैं पेड़ों में, परंतु मैं इस घटना को भी आपको दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है। वर्षा पूर्व ही पेड़ों में नए पत्ते आ चुके होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वर्षा पूर्व ही नए पत्ते आ चुके होते हैं। वर्षा से तो सिर्फ उनमें बढ़ोतरी होती है। हर ऋतु का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके से बसंत ऋतु में बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताया, ऐसे ही सभी ऋतुओं में हम क्या क्या महत्वपूर्ण घटना प्रकृति में घटित होती है और वो पेड़ पौधों में, अन्य जीवों में, अन्य विविधताओं में किस तरीके से उसका लाभ मिलता है, हम उस पर अध्ययन करेंगे। आप लोग भी करें, और आप लोग को भी ऐसी कोई बात समझ में आए प्रकृति की तो उसे हमसे साझा करें, एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। मुझे ये घटना बहुत ही सुंदर लगती है, प्रकृति में जो घटित हो रही है पतझड़ वाली, और इससे ही कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिली। हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसी से ही समझा कि आच्छादन कितना आवश्यक है हमारे प्राकृतिक खेती में। तो अब आज में आया होगा क्यों आच्छादन हमें करना है। अब ये क्या होगा वर्षा ऋतु में, ये तो बसंत ऋतु का एक्शन हो गया। अब वर्षा ऋतु में क्या होगा, पानी गिरेगा, ज़मीन में माइक्रोब्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे पानी की वजह से, नमी की वजह से, और उसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू करेंगे। ये पत्ते, उसके बाद ये पत्ते डिग्रेड होना शुरू करेंगे, अपघटित होना शुरू करेंगे। ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब अपघटन। ना जाने कितने ही लाखों करोड़ों जीव, जो सूक्ष्म जीव, बड़े जीव तो है ही, सूक्ष्म जीव इस जंगल में पल रहे हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है।
तो वो सारे अपने एक्टिविटी में अपना कर्म करते हैं और सहयोग करते हैं, इस प्रकृति को संभव बनाते हैं। एक छोटी छोटी घटना जो घटती है, एक छोटा छोटा कर्म सबको मिला हुआ है, सभी का एक बहुत बड़ा योगदान है। चींटी से लेके हाथी तक, है ना, मानव से लेके पशु पक्षी सभी अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। दो ही कार्य करते हैं, एक अपना जीवन की रक्षा करते हैं और दूसरा प्रकृति को संभव बनाते हैं। अभी असंख्य जीव जो है, ग्रीष्मकालीन समय है, बहुत सारे फलों के बीज अब पकने लगे हैं। असंख्य जीव इसमें निवास करते हैं जो इधर उधर जाएंगे चरने और आएंगे। अपनी विष्ठा से बीज यहाँ त्यागेंगे, वो बीज इन पत्तों के साथ गिरेगा और जब वर्षा होगी तो ना सिर्फ ये पत्ते विघटित होंगे और पोषण देंगे सबको। ऑर्गेनिक कार्बन जिसको हम कहते हैं, यही तो ऑर्गेनिक कार्बन है। आज प्राकृतिक कृषि में ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन लोगों को अभी भी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा इसमें कहना चाहिए उनको डाउट्स हैं, उनको क्लियर नहीं है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर में ये ऑर्गेनिक कार्बन बनता कैसे है। तो यही है कार्बन, है ना। ये जो पत्ते हैं वो विघटित होंगे और इस तरीके से ना जाने कितने ही परतें इस मिट्टी में ये विघटित पत्तों का है। वर्षा ऋतु में तो अभी तो सख्त है ये भूमि थोड़ी, जब वर्षा ऋतु में हम आपको खोद के इसको दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मिट्टी यहाँ की ऑर्गेनिक कार्बन से भरपूर है, परिपूर्ण है। तो एक के बाद दूसरा परत, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये परत इसमें डिग्रेड होते जाते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन से परिपूर्ण होता है ये जंगल। यहाँ कोई पानी नहीं पिलाता, यहाँ कोई खाद नहीं डालता, क्योंकि ये स्वयं पोषी, स्वयं साशी है। अतः इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस तरीके से कृषि करें और प्रकृति को उसके हवाले कर दें, प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर दें, प्रकृति में घटित घटनाओं को सूक्ष्मता से अध्ययन करके उन्हें सहयोग करें, अपने मिट्टी को आच्छादित करें, मिट्टी में नमी बरकरार रखें, तो मैं समझता हूँ कृषि इतनी सरल है, उसे हम बेवजह कठिन बना रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से, इस जानकारी से अवश्य लाभ होगा। आपसे अपेक्षा है, आपसे विनती है कि अपने खेती को इस तरीके से आप बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।